आईटी शेयरों में भारी बिकवाली, बाजार पर भारी। निफ्टी करीबन 190 पॉइंट्स फिसल के 23,650 के नीचे। वहीं निफ्टी बैंक भी 300 पॉइंट से ज्यादा कमजोर। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज ज्यादा गिरावट। क्रूड में उछाल और इंपोर्टर्स की ओर डिमांड बढ़ने से नए रिकॉर्ड लोअर लेवल पर रुपया। $1 का भाव 95 रुपए 63 पैसे तक फिसला। फिलहाल करीब 17 पैसे कमजोर। ओपन एआई की ओर से नया मॉडल लॉन्च करने से आईटी इंडेक्स में 3.5% की तेज गिरावट। 3% से ज्यादा फिसले टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो। निफ्टी के सभी टॉप 5 लूजर में आईटी सेक्टर में से। साथ ही रियलिटी, डिफेंस और केमिकल भी 1% से ज्यादा फिसले। वहीं मेटल और चुनिंदा फार्मा शेयर्स में खरीदारी। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। ऑयल इंडिया और ओएनजीसी में 6 से 7% का उछाल। साथ ही हिंदुस्तान जिंक, सिरमा, वेदांता भी चले। लेकिन रियलिटी रिजल्ट्स के बाद जेएसडब्ल्यू एनर्जी में बड़ा एक्सीडेंट। शेयर करीबन 5% टूटा। वहीं एचपीसीएल, बीपीसीएल भी फिसले। उधर मजबूत चार्ट के चलते बायोकॉन करीबन 2% चढ़ा। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील के बाद करीबन 4% टूटा ग्रो। 5% से ज्यादा इक्विटीज ने बदले हाथ। लार्ज ट्रेड की टोटल वैल्यू करीबन 5,911 करोड़ रुपए। सीएनबीसी आवाज के लिए एक्सक्लूसिव खबर पर लगी मोहर। वहीं कमजोर नतीजों के बाद फिसला यूपीएल। शेयर करीबन 3% टूटकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। वहीं नोवामा भी करीबन 2% नीचे। लेकिन रिजल्ट्स के बाद सैटिन क्रेडिट केयर करीबन 10% उछला। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। आज मेरा साथ देने के लिए हैं आशीष बहेती जी। देखिए, हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन। इस टाइम पे सबसे पहले बात करें तो हमने रिजल्ट्स की बात करी थी, तो उसी के लिए हमारे साथ यूपीएल के जो मैनेजमेंट है वो जुड़ गए हैं। अगर नंबर्स की बात करी जाए तो रेवेन्यू में 18% की बढ़त देखने को मिली है। मुनाफा भी करीब करीब 20% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आज बाजार में देखें तो यहाँ पे एक गिरावट का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। ग्रोथ को लेके, ओवरऑल आउटलुक को लेके कंपनी के हमारे साथ ग्रुप सीएफओ विकास प्रसाद जी जुड़ गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, गुड मॉर्निंग। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स टॉप लाइन में हमें अच्छे देखने को मिले हैं। 18% की रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिली है। लेकिन अगर आपकी गाइडेंस की बात करें तो वहां पे आपने जो गाइड किया है वो 10 से 14% का किया है, जबकि इस क्वार्टर में हमें 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये डी ग्रोथ हमें क्यों देखने को मिल सकती है क्वार्टर 1 में? सबसे पहले तो आपको और आपके व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देखा है कि हमारा जो Q4 2026 का था, हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ रजिस्टर किया 18%। हमारा बॉटम लाइन भी ग्रोथ 18% है। हमारे बिजनेस में सीजनैलिटी है और 50% से ज़्यादा बिजनेस हमारा आता है अमेरिका से आता है, जिसमें सीजन हमारा Q3 एंड Q4 होता है। Q4 जो आप ग्रोथ देख रही हैं वो ग्रोथ हमारा अमेरिका रीजन से आ रहा है। Q1 रीजन जो हमारा क्वार्टर होता है वो थोड़ा स्लो होता है। उसमें सिर्फ इंडिया एज ए रीजन उसका बिजनेस आता है। तो आप अगर देखेंगी सीजनैलिटी वाइज लास्ट 3 साल का, तो हमारा उसमें जो ग्रोथ होता है Q1 का लार्जली फ्लैट होता है। तो पिछले अगर 3 साल का देखेंगी तो पिछले साल हमारा Q1 ग्रोथ 2% था। उसके पिछले के 2 साल का ग्रोथ हमारा नेगेटिव था। तो इट्स अ वेरी स्मॉल क्वार्टर फॉर अस। उसके कंपैरिजन में हमने 10 से 14% का रेवेन्यू गाइडेंस दिया है। वो इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट गाइडेंस है। ऑब्वियसली उसमें एफएक्स का भी टेलविंड है, बट इवन कंसिडरिंग दैट the guidance that we have given of 10 to 14% is very strong. It is lower than Q4 delivery, largely because of the seasonality. ओके, तो मेजरली यहाँ पे हमें एक सीजनैलिटी का फर्क जो है वो देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से ही जो गाइडेंस है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है। लेकिन क्वार्टर 1 के हिसाब से जैसे कि आपने बताया ये एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। दूसरा सवाल मेरा होगा कंपनी के केपेक्स को लेके, जो आपने बढ़ाया है करीबन 300-350 मिलियन डॉलर का, जो कि फिस्कल ईयर में फिस्कल ईयर 26 में काफी कम था। स्पेसिफिकली कौन से प्रोजेक्ट होंगे स्पेशलिटी केमिकल से? साथ में अगर हम बात करें बैकवर्ड इंटीग्रेशन की, जो यहाँ पे फंड करते हुए दिखाई देंगे?
तो यूजुअली हमारे बिजनेस में दो तरह के कैपेक्स होते हैं। एक होता है टेंजिबल कैपेक्स और सेकंड होता है इनटेंजिबल कैपेक्स जो R&D रिलेटेड होता है। तो यूजुअली हमने जो मार्केट को गाइड किया था कि लास्ट ईयर FY26 का कि हमारे करीब $250 मिलियन के कैपेक्स होंगे, उसके अगेंस्ट में हमने 261 मिलियन का एक्चुअल कैपेक्स किया। कैपेक्स वाइज उसमें 40-45% हमारे इंटेंजिबल R&D रिलेटेड कैपेक्स होते हैं। बाकी हमारे टेंजिबल कैपेक्स हैं लार्जली फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉर न्यू बिजनेस एरियाज, और अपॉर्चुनिटी सेट हमारे पास बहुत सारी हैं। ऑन स्पेशलिटी केमिकल्स वी आर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन द कंट्री एंड लॉट ऑफ ग्लोबल प्लेयर्स आफ्टर द China+1 स्ट्रेटजी वो हमसे बात कर रहे हैं और दे वांट टू सोर्स आवर कैपेसिटी फॉर लॉन्ग टर्म, 5 से 10 साल की लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट वो चाहते हैं, हमारी कैपेसिटी को यूज करना चाहते हैं। तो हमारे जो हमारी स्पेशलिटी केमिकल्स है, ये सब प्रोडक्ट हमारे करीब 15 से 20 इंडस्ट्रीज में जाते हैं। तो हमारे डिमांड काफी हाई है ऑन स्पेशलिटी केमिकल। अगर आप लास्ट मेनी क्वार्टर्स का आपने अगर ग्रोथ रेट देखा होगा स्पेशलिटी केमिकल्स में, इट इज ओवर 20%। तो हमारे जो कुछ कैपेक्स जा रहे हैं स्पेशलिटी केमिकल्स में, कुछ हमारे जा रहे हैं ऑन बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बहुत सारे जो हमारे कैपेसिटी थी वो फुली यूटिलाइज हो चुकी है, उसमें हम कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो इट्स मोर ऑर्गेनिक कैपेक्स। वेल, इसके अलावा अगर हम पूरे मैक्रो लेवल पे बात करें, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पूरा ग्लोबली एक जो हेडविंड्स हैं हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री की हम बात करें तो चाइना से जो जेनरिक प्रेशर है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कंपटीशन बढ़ रहा है। यही नहीं बल्कि इस टाइम पे अगर हम बात करें ओवरऑल इंडस्ट्री की, तो वहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कोई एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है करंट वैल्यूएशन को देखते हुए? नहीं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, और अपॉर्चुनिटी तो काफी हैं। एक तो ऑर्गेनिक साइड में हमारे लिए खुद की अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट इनऑर्गेनिक भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको पता होगा कि द ग्लोबल कंपनीज हु आर इन द मार्केट, बहुत सारी रीजनल कंपनीज है हु आर इन द मार्केट, वो हमसे बात कर रहे हैं। बट जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, वी विल लुक एट इट ऑन इट्स मेरिट, वी विल कंसिडर इट एट द राइट वैल्यूएशन। बट ऑर्गेनिकली हमारा ग्रोथ रेट अच्छा है एंड वी आल्सो ट्राइंग टू बैलेंस growth with the balance sheet and the leverage ratios that we have. इस साल हमने अपना जो लेवरेज है काफी कम किया था। हमने मार्केट को गाइड किया था कि वी विल रिड्यूस आवर लेवरेज, जो करीब 4.2 टाइम्स था नेट डेट टू एबिटा इन 2024, उसको हमने रिड्यूस करके 2.1 टाइम्स लाया था 2025 में। और इस साल हमारा नेट डेट टू एबिटा गियरिंग रेशियो इज लेस देन 1.6। हमने मार्केट को गाइड किया है कि इन मिड टर्म we will be less than 1.5 times, so we are almost there। और अगर एब्सोल्यूट साइज भी बात करेंगे डेट का, तो हमने करीब $3.1 बिलियन जो डेट था हमारा नेट डेट 2024 में, उसको रिड्यूस करके 1.6 बिलियन पे लेकर आए हैं, जो 48% रिडक्शन है। काफी सिग्निफिकेंट रिडक्शन हमने किया हुआ है। और इस लेवल ऑफ डेट से और गियरिंग रेशियो से मार्केट शुड फील वेरी वेरी कंफर्टेबल। तो we'll always try to balance between growth and the gearing, but any such opportunity comes up in the market which are there, we will consider them on a complete merit and the valuation that we can get। वेल, तो आपकी जो कमेंट्री थी सर, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक्विजिशन है हो सकता है कि कार्ड्स में हमें देखने को मिले। लेकिन इसके अलावा एक कंसर्न और है, जो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उससे जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की कंसर्न है वो और भी ज़्यादा बढ़ गए। तो आपको क्या लगता है कि यूपीएल इस टाइम पे किस तरीके से प्लेस्ड है अपने एक्सपोर्ट को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए? तो हमारा एक जो प्लेटफॉर्म है सुपरफॉर्म, जो मैन्युफैक्चर करता है एग्केम एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, उसमें एग्केम जो कि करीब 72% है टोटल सुपरफॉर्म का, उसके दो कस्टमर्स है, दो इंटरनल कस्टमर्स है। वन हमारा जो क्रॉप प्रोटेक्शन ग्लोबल बिजनेस है एंड क्रॉप प्रोटेक्शन इंटरनेशनल बिजनेस है। तो मेजर एक्सपोर्ट जो होता है हम ऑलरेडी हम कर रहे हैं हमारे क्रॉप प्रोटेक्शन ग्लोबल बिजनेस को। स्पेशलिटी केमिकल्स में भी आप पकड़ लीजिए कि 40 से 50% हमारा जो वॉल्यूम मैन्युफैक्चर होता है वी एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट हमारा बेस ऑलरेडी काफी हाई है आउट ऑफ इंडिया एंड विल कंटिन्यू द सेम ट्रैजेक्टरी गोइंग अहेड एज वेल। वेल, इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, हमें अपना टाइम देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।
तो चलिए आगे बढ़ा जाए, एक बार बाजार का भी मूड माहौल देख लिया जाए। बाजार में तो इस टाइम पे जो लाल रंग है वो काफी ज्यादा ओवरफ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी आईटी 3.25% की गिरावट यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। आईटी को लेके काफी सारे कंसर्न्स हैं, एआई को लेके कंसर्न्स हैं, क्रूड ऑयल 100 के पार लगातार हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो यूएस ईरान के बीच की जो चिंताएं है वो काफी ज्यादा होवर कर रही है हमारे बाजार में भी। लेकिन ऐसे बाजार के मूड माहौल में करा क्या जाए, ये जान लेते हैं बहिती जी से। बहिती जी, गुड मॉर्निंग। बाजार में एक तरफा हमें लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन करना क्या चाहिए? जो वो फॉलिंग नाइफ है उसको इस टाइम पे पकड़ लिया जाए या रहने दें? गुड मॉर्निंग कंचन जी। जी देखिए, प्रेशर काफी है और अभी भी कोई भी रिस्पाइट नहीं देखने मिल रहा है किसी भी एंगल से। आईटी का तो थ्रेट है ही, और ओवरऑल क्रूड और करेंसी का भी जिस हिसाब से मोमेंटम है वो भी नेगेटिव है मार्केट के लिए एज अ होल। तो यहाँ पे अभी भी कोई फॉलिंग नाइफ पकड़ने का अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। नीचे में जरूर 23,300 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, तो अनदर 300 पॉइंट की फॉल यहाँ पे वेरी मच पॉसिबल है ऑन द कार्ड्स। जिनके पास भी शॉर्ट है, बने रहने की सलाह है, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 23,750 के आसपास में मेंटेन करे। फर्स्ट जो टारगेट रहेंगे वो ऑब्वियसली 23,500 रहेंगे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स का पुट राइटर का जोन है, और वो ब्रीच होता है फिर 23,300 तक के भी लेवल्स इजीली देखे जा सकते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए, बैंक निफ्टी में रिलेटिवली अगर मैं निफ्टी से कंपेयर करूं तो यहाँ थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, या उस हिसाब की वीकनेस नहीं है जितनी निफ्टी में है। तो यहाँ पे हम पहले लॉन्ग ढूंढने का अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन इन लेवल्स पे बैंक निफ्टी में फ्रेश शॉर्ट की सलाह नहीं है। इनफैक्ट हमारी सलाह रहेगी बैंक निफ्टी में जिनके पास शॉर्ट है वो कवर कर ले। शायद हमें लग रहा है एक पुल बैक देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ओके, तो निफ्टी में 23,300 तक भी हो सकता है कि हमें स्तर जो है वो जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन निफ्टी बैंक इस टाइम पे कंपैरेटिवली अच्छा पोजीशन दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात हो गई ओवरऑल इंडेक्स की, लेकिन अब सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई बतेरे क्वेरीज होंगी, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें टैग कर सकते हैं, मुझको डायरेक्टली आप डीएम भी कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। चलिए आगे बढ़ा जाए, और सबसे पहले दर्शक जो हैं वो कोलकाता से हमारे साथ ऋषभ जी जुड़े। ऋषभ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ये मेरे को पीवीआर आइनॉक्स से रिलेटेड जानना था मैम, कि ये मेरे पास 150 शेयर है 1082 के भाव पे है। ओके। और रेमसन इंडस्ट्रीज है मेरे पास 2500 शेयर अपने 119 के भाव पे। रिमसन इंडस्ट्री आपने क्या बोला? रेमसन इंडस्ट्रीज 2500 शेयर 119 के भाव पे। ओके, 119 के भाव पे, ठीक है। पीवीआर आइनॉक्स के साथ मैं शुरुआत कर लेती हूँ। जैसे कि आपने बताया 1082 की आपकी खरीद है, 150 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। कल इसके रिजल्ट्स आए थे, और अगर रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए रिजल्ट्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद बाजार का जिस तरीके का मूड माहौल बना हुआ है, एक ड्रैग डाउन हमें देखने को मिला है अनडाउटेडली। अब क्या करा जाए आशीष सर, कैसे समझे? देखिए, कल रिजल्ट्स के बाद भी एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन था स्टॉक में, और 4.5% की गिरावट थी, और आज वापस फॉलो थ्रू सेलिंग स्टॉक में देख रही है। और कल जिस हिसाब से प्राइस वॉल्यूम एक्शन बने थे, वॉल्यूम काफी एलिवेटेड थे। अगर आप देखेंगे प्राइस तो था ही 4.5% का डाउन, लेकिन करीब करीब 2.37 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम हुए थे, और डिलीवरी वॉल्यूम काफी सेल में साइड में देखने मिल रही थी। 1000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया अगर वो टूटता तो इसमें शायद 950 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉशियस रहने की जरूरत है, या पुल बैक में एग्जिट करने की सलाह रहेगी हमारी। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर 1000 के आसपास में मेंटेन करें इसमें। के आसपास का आपको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है। दूसरा, इन्होंने स्टॉक बोला था रेमसन इंडस्ट्री, एक छोटी मिंझोली कंपनी है, 119 की इनकी बाइंग है। अब क्या करा जाए, बिकॉज यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा मेजर साइड में हमें देखने को मिली है, क्या करें? जी, ये देखिए, अगर मैं रेमसन की बात करूं तो यहाँ पे ओवरऑल तो स्ट्रक्चर उतना खराब नहीं है। स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है एक जोन में, और हमें लग रहा है कि अगर यहाँ पर जो ऊपर का एक जोन है 115 का, वो सरपास करता है तो शायद इसमें 120 से 125 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है, फ्रेश लॉन्ग ना करे, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर 109 का मेंटेन करें। स्टॉप लॉस 109 रुपए पे आपको जरूर लगा के चलना है। ये राय हो गई पीवीआर रेमसन इंडस्ट्री के ऊपर। आगे बढ़ा जाए, वाराणसी से आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष जी, गुड मॉर्निंग। आशुतोष जी, आवाज आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग जी, बताइए क्या सवाल? मैम, मेरे पास एनटीपीसी ग्रीन के 2,500 शेयर हैं 115 पे। क्या करें इसके लिए? ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका, शॉर्ट टर्म का?
मैडम 2-3 महीने के लिए। 2-3 महीने के लिए। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 115 की बाइंग, 2500 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और ऑलमोस्ट उसी स्तर के आसपास ये कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च से अगर हम देखें तो एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे हमें आता हुआ दिखाई दिया है एनटीपीसी ग्रीन के अंदर और ऑलमोस्ट अपने 52 हफ्ते के हाई के आसपास ही काम कर रहा है। तो काफी गलत लेवल पे मैं बोलूंगी कि आपने खरीदारी कर ली है। आशीष जी, आपका क्या मानना है और अब क्या करा जाए? देखिए, अच्छा स्पेस है एनटीपीसी ग्रीन का। ग्रीन एनर्जी और एनर्जी स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। सेक्टर टेलमेंट काफी अच्छा बना हुआ है और ये स्टॉक वापस अपने आईपीओ के लिस्टिंग के जो प्राइसेस थे उसके आसपास में हॉवर कर रहा है। यहाँ पे हमें लग रहा है 115 का अगर जो लेवल है इनका वो जल्दी इनको आता हुआ देखने मिल सकता है और अगर वो सरपास करता है शायद इसमें 125 तक के भी लेवल्स इन्हें इजीली देखने मिल सकते हैं। तो इस पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 107 रुपए का एसएल मेंटेन करे। 107 रुपए का आपको लगाना होगा यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये थी राय एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और देखते हैं अगले दर्शक। वापस से कोलकाता से बबलू जी हमारे साथ जुड़े हैं। बबलू जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए। मैम मैंने 1000 शेयर मोबिक्विक का लिया है एट द रेट ऑफ 232। तो मेरा साथ जानना था कि ये शॉर्ट टर्म में इसके लिए क्या भी हुआ है। एक्चुअली मैं इसको 2 से 3 महीने होल्ड करना चाहता हूँ। ओके, टाइम फ्रेम आप लेके चल रहे हैं 2 से 3 महीने का। मोबीक्विक 232 की खरीद है, 1000 शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में है। मार्च से अब तक देखें तो एक अच्छा अपमूव यहाँ पे हमें देखने को मिला है। पिछले 1-1.5 महीने में अच्छी रैली यहाँ पे दिखाई है। लेकिन अब क्या करा जाए? क्या लगता है बैती जी, वापस आने वाले 1-2 महीने में यही जो मोमेंटम है वो हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न है क्योंकि आप देखेंगे अगर 2024 में जब आईपीओ आया था काफी एक सेलिब्रेटेड आईपीओ था क्योंकि 280 के रेंज में आया था और काफी पॉपुलर था। बट वहां से हमने देखा है कि वन वे इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है। इन स्टॉक कंसोलिडेट किया है। बेस्ट पार्ट ये है कि 230 का जो इसका जोन है वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई भी डिमांड जोन भी बनता हुआ देखने मिला है और अब वो डिमांड जोन के कारण हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक पुल बैक देखने मिल सकता है जो कि इसे वो 270 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है लेकिन एक स्टॉक का जरूर 215 का मेंटेन करे। इसमें 215 का मोबीक्विक में आपको लगाना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक हमारे साथ हैं श्रेयस जी। श्रेयस जी, गुड मॉर्निंग। श्रेयस जी, आवाज आ रही है आपको? श्रेयस जी, आवाज आ रही है? चलिए मैं सवाल ले लेती हूँ। सवाल ऑलरेडी है मेरे पास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है बैती जी, इनके पास 100 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। 922 के ऊपर बाइंग की गई है। पिछले कुछ दिनों में एसबीआई काफी ज्यादा हमें बज में आता हुआ दिखाई दिया बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स, उसके बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है। और अगर हम देखें 922 से एक डिसेंट हल्का फुल्का जो मुनाफा है वो होता हुआ दिखाई दिया है। बट आगे का जो आउटलुक है टेक्निकल चार्ट्स पे किस तरीके से प्लेस्ड है, फंडामेंटली यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। ये देखिए, वीक तो जरूर है चार्टिकली क्योंकि जिस हिसाब से नंबर्स आए, नंबर्स के बाद हमने देखा स्टॉक में 8% के उस दिन इंट्राडे गिरावट हो गई थी, 7% पे क्लोज हुआ और कल भी फॉलो थ्रू सेलिंग थी। इसमें 4.5% की फॉलो थ्रू सेलिंग ड्यूरिंग द डे हुई और आज भी वीकनेस ही देखने मिल रही है। बट हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से 3 हफ्तों में एक ऑलरेडी एसबीआई स्टीप करेक्शन देख चुका है, करीब करीब 12-13% की करेक्शन ऑलरेडी पिछले 3 वीक में इसमें बन चुकी है। तो यहाँ पे इन लेवल्स पे अब इसमें एग्जिट ना करे सिंस ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। हमें लग रहा है शायद ओवर्स डन हो चुका है थोड़ा सेलिंग और एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं जो कि इसे 990 तक के लेवल्स दिखा सकता है। यहाँ पे होल्ड करें, नीचे में एक स्टॉप का जरूर 960 का मेंटेन करें। ओके, 960 का आपको लगाना होगा एसबीआई में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। लेकिन इस मार्केट में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो बना हुआ है हीरो, ये जानेंगे नुपुर से एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं ऑयल एंड गैस कंपनी के फोकस में बने हुए हैं। दरअसल ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए एक काफ़ी बड़ी राहत की खबर आई है। गवर्नमेंट ने ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन पे जो रॉयल्टी चार्जेस है उसको करीबन 17% से घटाकर 10% कर दिया है। इसके अलावा ऑफशोर क्रूड और साथ में नेचुरल गैस पर भी जो रॉयल्टी है उसमें कटौती की गई है। इस फैसले से कंपनियों की कमाई और साथ में जो कैश फ्लो है उसको कितना सपोर्ट मिल रहा है, ये बताने के लिए पूरी डिटेल हमारे साथ नुपुर जुड़ गई है। नुपुर, क्या है पूरी खबर?
बिल्कुल कंचन, यहाँ पे पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है। अपस्ट्रीम प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में, उनके लिए पॉजिटिव खबर है। सरकार की तरफ से बड़ा फैसला यहाँ पे लिया गया है। तेल गैस कंपनियों को राहत मिलती हुई दिखी है। जो रॉयल्टी पेमेंट ये सारी कंपनीज करती है उसमें हल्की कटौती, इनफैक्ट बड़ी कटौती यहाँ पर देखने को मिली है। ऑनशोर की बात करें तो क्रूड रॉयल्टी जो 17% हुआ करती थी उसे घटा के 10% कर दिया गया है। ऑफशोर क्रूड रॉयल्टी भी देखें तो यहाँ पर भी 9% से घटा के 8% की गई है, और नेचुरल गैस पे जो रॉयल्टी है वो भी 10% से घटा के 8% कर दी गई है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? ओएनजीसी ऑयल इंडिया के लिए जो मुनाफा है वहाँ पे वो बढ़कर आते हुए नजर आएगा, वहाँ पे फ़ायदा होने की संभावना है। जीएसटी लिंक बचत से जो प्रोड्यूसर्स है उनकी इकोनॉमिक्स में 18% तक का सुधार यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट वेदांता की जो राजस्थान फील्ड की जो रॉयल्टी है वो भी 17% से घटा के 10% होती हुई दिखी। तो ये सारी कंपनीज के लिए पॉजिटिव खबर है। अब सरकार ने इस इतने बड़े कदम को क्यों लिया, उनका फोकस कहाँ पर? जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड के प्राइसेस इंचअप होते हुए नजर आ रहे हैं, उसी के चलते ये बड़ा बूस्ट है डोमेस्टिक कंपनीज के लिए, जहाँ पे घरेलू तेल और गैस का जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाने पर सरकार का फोकस बनते हुए नजर आ रहा है। एक्सप्लोरेशन और नई ड्रिलिंग को भी इससे जो है वो मोटिवेशन मिलेगा, और नई कंपनीज भी इस पर फोकस करती हुई नजर आएगी। इस पे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आती हुई दिखी है। सीएलएसए का काफी हाई कन्विक्शन स्टॉक है। ओएनजीसी का करीबन 405 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर देते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि ये जो रॉयल्टी कट हुआ है ओएनजीसी की फेयर वैल्यू इससे करीबन 7 से 9% तक बढ़ सकती है, और ऑयल इंडिया की बात करें तो 9 से 11% की फेयर वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नजर आ सकती है। विंडफॉल टैक्स के जितने भी कंसर्न्स हुआ करते थे वो इस स्टेप से जो है वो ऑफसेट होते हुए आपको नजर आएंगे। तो अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। तो रॉयल्टी कट का जो सीधा सीधा फैसला है आज हमें स्टॉक्स में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इतने गिरते हुए मार्केट में भी यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम जो है वो बना हुआ है। थैंक यू नुपुर पूरी की पूरी डिटेल शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आते हुए दिखाई दिए हैं। बहिती जी, अभिषेक जी का क्वेश्चन आया है वेदांता के ऊपर। इनका जो टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं वो लॉन्ग टर्म का है, 3 से 5 साल का। वो बोल रहे हैं कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए, और साथ ही उन्होंने एक सवाल पूछा है कि जो डीमर्ज्ड बिजनेस है उसकी जो लिस्टिंग डेट है, ये माना ये जा रहा है इस टाइम पे मार्केट में, बोल रहे कि मिड जून तक हमें लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन टेक्निकल पर्सपेक्टिव किस तरीके का है वेदांता के ऊपर? देखिए काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, और जिस हिसाब से वन वे इसमें मोमेंटम पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा, और जिस हिसाब से बेस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वापस, तो ये काफी पॉजिटिव है वेदांता के लिए। कॉपर और एल्यूमिनियम हमने ऑलरेडी देखा है कि काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में चल रहा है। तो यहाँ पर सिंस इनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, बने रहने की सलाह रहेगी। नीचे में जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 290 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 340 तक के लेवल्स भी इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, 340 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और आज मॉर्निंग से ये जो स्टॉक है हम लगातार सीएनबीसी आवाज पे डिस्कस भी कर रहे हैं। दूसरा सवाल लेते हैं क्विकली सुमित जी का। इनका सवाल है बहिती जी टाटा स्टील के ऊपर। इनके पास 321 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 99 की बाइंग है। बोल रहे हैं क्या करना चाहिए टाटा स्टील? देखिए अच्छे मुनाफे में हैं, वैसे तो मेटल प्राइसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, बट हमें लगता है कि यहाँ पे इन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो आधे स्टॉक्स जो है ऑलमोस्ट इनके देखिए डबल हो चुके हैं, 99 से 215 अभी चल रहा है। तो यहाँ पे आधा जो प्रॉफिट है उसे जरूर बुक करे, और बाकी रिमेनिंग 205 के स्टॉक से होल्ड करे। ऊपर में हमारे जो टाटा स्टील के टारगेट है 225 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, 225 तक के लेवल टाटा स्टील में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल ऋषभ जी का है विप्रो के ऊपर। नो डाउट आज काफी बड़ी गिरावट हमें पूरे ही आईटी पैक में देखने को मिली है। विप्रो भी 3% की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके पास 506 शेयर्स हैं विप्रो के, 250 रुपए की खरीद है, करीबन 60 रुपए का लॉस पर शेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इसमें एडअप अगर हम कर दे आईटी को लेके कंसर्न, जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्या करें? लॉस बुक कर ले? देखिए आज तो लॉस बुक करने की जगह नहीं है, क्योंकि अब ऑलरेडी पिछले 2 हफ्तों में भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 7% तक की गिरावट है। लेकिन कोई भी पुल बैक आता है, विप्रो 200 के आसपास आता है, तो वहां पे एक बार लॉस बुक करने की ही सलाह है। देखिए विप्रो ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के आसपास है। 52 वीक लो इसका 187 का था, और अगर आप वो टूटता है तो आप सोचिए सीधा 2023 के लोज टेस्ट कर रहा है ये वापस। तो गिरावट 3 साल की जो पूरी गेन है वो ऑलरेडी इसने गिव अप कर रखी है, और जिस हिसाब से ओवरऑल सेंटिमेंट है लार्ज कैप आईटी के लिए वो काफी नेगेटिव है। हर पुल बैक में हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली सेलिंग देखने मिल रही है, और फंडामेंटली भी ये स्टॉक्स काफी खराब हो चुके हैं।
यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह है। यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह है। फंडामेंटली भी कंसर्न्स यहाँ पे बने हुए हैं और लगातार हमें एक पुल बैक जो है वो देखने को मिल रहा है। आशीष जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए, वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को रैप अप करने का। आशीष जी तो चले गए हैं, लेकिन आशीष चतुर्वेदी स्टूडियो में आ गए हैं आपके लिए लेके खिलाड़ी नंबर 1।